फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस के ब्रह्मास्त्र बैच में मानो डिजीज। इसके पहले हमने पार्ट 1 में आपको जीवाणु और विषाणु संबंधित होने वाले रोगों को बताया था। अब इसके हम पार्ट 2 में करेंगे। जो बचे हुए हैं कवक, प्रोटोजोआ और अन्य डिजीज जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, उनको हम देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट 2 है, उसमें पहला हो जाएगा प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाला रोग। अब देखिए, इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक हमारा क्या है? पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, पापा काम पे सोते हैं, तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। पापा काम पे सोते हैं। तो अब इसको 3 से 4 बार रिवाइज करिएगा। क्या? पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। इसी तरह बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए, अब इस कोड का मतलब क्या हो गया? देखिए, पा से पायरिया क्या होता है? पा से पायरिया। तो पायरिया किससे रोग होता है? प्रोटोजोआ से। अब देखिए, पा से फिर हो जाएगा परजीवी, परजीवी या प्रोटोजोआ, इसे याद कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए, का से क्या हो जाएगा आपका? कालाजार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिस्मानिया। ठीक है, तो का से हो जाएगा कालाजार या लिस्मानिया। अब देखिए, अगला हमारा है म से क्या हो जाएगा आपका? मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया। अब फिर इसके बाद पे से हो जाएगा पेचिस। क्या हो जाएगा? पेचिस। और सोते हैं मतलब निद्रा, सोना मतलब निद्रा, तो निद्रा रोग हो जाएगा। तो आपको इतनी चीज़ें याद हो गई। देखिए, पापा काम पे सोते हैं, पायरिया, पा से प्रोटोजोआ परजीवी, का से हो जाएगा आपका कालाजार, म से हो जाएगा मलेरिया, पे से हो जाएगा पेचिस, और सोते हैं निद्रा रोग। ठीक है। ट्रिक देखो, वही याद करिए जो आपको ये भी बता दे कि ये किससे होने वाला रोग है। तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन है? तो पापा काम पे सोते हैं, इसमें कौन कौन से? पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग आते हैं। ठीक है। और ये किससे होता है? तो परजीवी से होने वाला रोग है। इसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हमारा एक एक जो इम्पॉर्टेंट रोग है, डिजीज है, वो एग्जाम में पूछा जाता है, उससे हम संबंधित जानकारी देख लेते हैं। अति महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक है मलेरिया। मलेरिया है, देखिए, ये किस परजीवी से होता है? तो परजीवी है प्लाज्मोडियम परजीवी या प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। अब देखिए, एक होता है रोग कारक, एक होता है रोग कारक, एक होता है रोग वाहक। ठीक है, रोग वाहक, इसको हम बोलेंगे रोग कारक को फैक्टर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, और रोग वाहक को बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो रोग कारक को हम फैक्टर बोलेंगे और रोग वाहक को हम वेक्टर बोलेंगे। तो देखिए, अब मलेरिया किस परजीवी या कुछ फैक्टर से होता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। और रोग वाहक आपसे पूछ लिया जाए कौन है, या वेक्टर कौन होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है, उसके कारण ये फैलता है। ये क्या करती है? कारण तो ये है प्लाज्मोडियम परजीवी, लेकिन इसको वाहन कौन करती है? तो वाहक कौन हो जाएगा? तो आपका मादा एनोफिलीज हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, इसकी खोज अगर पूछ लिया जाए, मलेरिया की खोज किसने की है? तो मलेरिया की खोज करने वाले कौन है? रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस जो है मलेरिया की खोज करने वाले हैं, और इसी के लिए उनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार भी किसके लिए मिला था उनको? रोनाल्ड रॉस को, मलेरिया का रोग खोजने के लिए। अब देखिए, इसमें होता क्या है? इसमें आपको तेज बुखार होता है। क्या होता है? तेज बुखार होता है। और इसमें क्या होता है? आपकी आरसीबी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, उसकी संख्या में तेजी से कमी होने लगती है। अब देखिए, जब मलेरिया रोग होता है तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपको अंग बताना है। तो अंग जो होता है हमारा प्लीहा या तिल्ली प्रभावित होता है, जिसको हम आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो यही प्रभावित हो जाता है मलेरिया में। तो इससे क्या होती है? आरबीसी की संख्या में कमी होने लगती है। इतना भी आप याद रखिए, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा, और इसमें आरबीसी की कमी होने लगती है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की कमी होने लगती है। अब आगे आपसे पूछा जाए कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाए विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। अब देखिए, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है भारत ने कब तक रखा है? जैसे मलेरिया को खत्म करना है कब तक भारत से? तो 2030 तक इसका लक्ष्य रखा है भारत ने। तो आपसे पूछ लिया जाए भारत ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक रखा है, इसे भी याद रखिए। अब देखिए, इस रोग में किस दवा का प्रयोग करते हैं?
आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो दवा है कुनैन, कुनैन दवा है, कहाँ पर मिलती है? तो ये सिनकोना की जो वृक्ष होती है उसके छाल से ये मिलती है। तो सिनकोना के वृक्ष की छाल से हमारा जो कुनैन प्राप्त होता है वो मलेरिया की दवा में यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसको भी नोट करके लिख लीजिए। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अभी हाल ही में मलेरिया का पहला टीका 2023 में खोजा गया। कौन है? मास्क्यूरिक्स। मास्क्यूरिक्स जो है मलेरिया का पहला टीका खोजा गया 2023 में। ये करंट का क्वेश्चन है। अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मलेरिया का टीका कौन है, तो मास्क्यूरिक्स है, इसे भी याद रखिए। आगे है, अब देखिए एक हमारा अगला है पेचिस। पेचिस है, इसको डायरिया बोलते हैं। तो देखिए पेचिस या डायरिया ये क्या होती है? इसमें दस्त होने लगती है तथा उल्टी होने लगती है। तो आपसे बता दें कि दस्त और उल्टी किसमें होती है? तो पेचिस या डायरिया में होती है। कारक कौन होता है? फैक्टर कौन होता है? तो फैक्टर कारक होता है एंड अमीबा हिस्टोलिका। क्या होता है? एंड अमीबा हिस्टोलिका होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए फैक्टर कौन होता है, तो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका पेचिस का कारक होता है, एग्जाम में पूछा है। अब उससे पूछा जाए कि प्रभावित अंग कौन होता है, तो आंत। आपसे पहले भी इसके पहले वीडियो में भी बताया गया था कि जहां भी अगर आंत प्रभावित होती है तो उसमें क्या होता है? उल्टी दस्त होने लगती है। ठीक है, जहां भी आंत प्रभावित होगी तो उल्टी और दस्त चालू हो जाता है। ठीक है, अब इसे याद रखिए। चलिए अगला हम देखते हैं। अब कालाजार। कालाजार भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो कालाजार को लिस्मानिया बोलते हैं, लिस्मानिया के कारण होता है तो इसलिए लिस्मानिया रोग भी इसको बोलते हैं। तो देखिए रोग कारक कौन है? लिस्मानिया परजीवी। ये सब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, अभी जो आपको बताया जा रहा है सभी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तो जो परजीवी होता है लिस्मानिया, इससे कौन रोग होता है? कालाजार, इसीलिए इसको लिस्मानिया रोग भी कहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रोग वाहक कौन है, तो रोग वाहक होता है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई इसको बोलते हैं हिंदी में बालू मक्खी। सैंड मतलब होता है बालू और फ्लाई मतलब मक्खी। तो आपको पूछा जाए रोग वाहक कौन होता है, तो सैंड फ्लाई या बालू मक्खी होता है, ये भी नोट करिए। परजीवी कौन होता है? तो लिस्मानिया परजीवी होता है कालाजार रोग में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें बुखार हो जाता है। क्या हो जाता है? इसमें बुखार हो जाता है। अब यदि आपसे पूछा जाए एक और महत्वपूर्ण सवाल कि भारत 2023 तक उन्मूलन करने का लक्ष्य किसको रखा है, तो 2023 तक लक्ष्य रखने का कौन रखा है? कालाजार को भारत ने रखा है कि भारत को हम 2023 तक कालाजार को समाप्त कर देंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए, भारत 2023 तक कालाजार को उन्मूलन करने या समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, इसे भी नोट करके रख लीजिए। अब आगे हम आते हैं, एक महत्वपूर्ण रोग है निद्रा रोग। निद्रा रोग कौन है? इसका कारक अगर पूछ जाए रोग कारक कौन है, तो ट्रिप्नोसोमेना जो इसका रोग कारक है। ठीक है, कौन सा है? आपसे पूछा जाए कि निद्रा रोग का रोग कारक कौन है, ट्रिप्नोसोमेना है। ठीक है, कौन है? ट्रिप्नोसोमेना है, इसको याद रखिए। बार बार आप देखिए पढ़ेंगे ना, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। रोग कारक ट्रिप्नोसोमेना, रोग कारक ट्रिप्नोसोमेना, निद्रा रोग। ठीक है, देखिए निद्रा सोना, तो सोमेना, सोमेना मतलब सोमेना, मैं सोने जा रहा हूं। ठीक है, मैं सोना, सोमेना मतलब मैं ना सोना। तो निद्रा रोग इसमें क्या होती है? निद्र नहीं आती है। ठीक है, तो अब इसे भी रिलेट करके कर सकते हैं, अपना ट्रिक बना सकते हैं। देखिए ट्रिप्नोसोमेना मतलब कि सोमेना, मुझे नहीं सोना। तो इसमें क्या होता है? इस रोग में क्या होता है? इसमें नींद नहीं आती है। ठीक है, निद्रा रोग में नींद नहीं आती है, रोग कारक हो जाएगा ट्रिप्नोसोमेना। ठीक है, अब रोग वाहक पूछा जाए तो सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई होती है कौन? इंग्लिश में देखिए ऐसे लिखा जाता है और हिंदी में सीसी फ्लाई। तो आपसे पूछा जाए निद्रा रोग का रोग वाहक कौन होती है, तो सीसी फ्लाई होती है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछ लिया जाए, इसमें कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, तो इसमें पीनियल ग्रंथि जो होती है प्रभावित होती है। जब पीनियल ग्रंथि सही से काम नहीं करती है तो नींद नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया है कि ग्रंथि में कि जो पीनियल ग्रंथि होती है उसे हम शरीर का अपना क्या बोलते हैं? जैविक ग्रंथि भी कहते हैं, जैविक घड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि ये सोना, खाना पीना, प्यास लगना, ये सब क्या इसका समय निर्धारित कौन करती है? तो पीनियल ग्रंथि करती है। तो इसमें पीनियल ग्रंथि प्रभावित होने लगती है निद्रा रोग में। ठीक है, आगे आते हैं। अब इसे बार बार देखिए, रिवाइज करिए तो आपको याद भी हो जाएगा और एग्जाम में जरूर सवाल पूछते हैं इससे। अगला हमारा है, अब देखिए हमारा जो प्रोटोजोआ से खत्म हो गया रोग जो इंपॉर्टेंट था। अब हम पढ़ेंगे कवक या फंगस से संबंधित रोग। तो कवक या फंगस से संबंधित रोग कौन कौन होता है, इसके लिए हम एक ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है? ठीक है, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आपको एग्जाम में आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है,
का से काला गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो आपको काला गंजा दामाद खाए फ्रूट, इसको बार बार रिवाइज करना है। क्या ट्रिक हमारा, काला गंजा दामाद खाए फ्रूट, काला गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो काला गंजा दामाद खाए फ्रूट, काला गंजा दामाद खाए फ्रूट, इसको बार बार रिवाइज करिए, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए काला से हो जाएगा ब्लैक फंगस, कहाँ पर होता है, आँख में होता है, ठीक है। गंजा से गंजापन हो जाता है, बोल्डनेस, जिससे बाल झड़ जाते हैं। देखिए दामाद में दा से दाद हो जाएगा, ठीक है। और माद से आपको दमा, जिसे उसको उल्टा कर देंगे तो दमा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम अस्थमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। और खा से हो जाएगा खुजली, ठीक है, देखिए खुजली, ऊपर नीचे दोनों लिखा है खुजली। और ए फ्रूट से हो जाएगा एथलीट फूट, ठीक है। ए फूट से एथलीट फूट हो जाएगा, ये क्या होता है, त्वचा में होता है, ठीक है। तो आप इतने बातों को याद रखिए, काला गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो इससे पता चल जाएगा कवक से होने वाला रोग है, कौन कौन सा रोग है, ब्लैक फंगस, गंजापन, दाद, दमा, खुजली, और उसके बाद एथलीट फूट, ये होते हैं। अब देखिए अब एक एक रोग को इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। अब देखिए ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम म्यूकर माइकोसिस भी कहते हैं। तो ब्लैक फंगस का उपनाम आपसे पूछा जाए तो म्यूकर माइकोसिस भी होता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसमें प्रभावित अंग कौन होता है, तो इसमें प्रभावित अंग होता है आंखें, जो आंख होती है ब्लैक फंगस में आंखें प्रभावित होती हैं, इसे भी नोट करिए, ठीक है। अब इसको देखिए कई बार गंजापन भी है, दामाद दमा खुजली, इसमें जो है एथलीट फूड है, ये सब त्वचा, इसे आप खाली बस इसे पूछा जाता है कि किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है, इसे याद करिए। अब देखिए आनुवंशिकता, जो आनुवंशिकी से होने वाला रोग है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, प्रोटोजोआ और कवक से होने वाले रोग कौन कौन से, एग्जाम में बस इतने पूछेगा आपको, कोई कवक से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से। तो आनुवंशिकी रोग, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे कि इससे होने वाला कौन कौन सा रोग है। ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की संभावना होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम आनुवंशिकी रोग, ठीक है, या इसी को बोलते हैं हम जेनेटिक डिजीज। अब देखिए इसमें सबसे पहले सिंड्रोम संबंधी देख लेते हैं, जो आनुवंशिकी रोग होते हैं सिंड्रोम संबंधी, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम को याद कैसे करेंगे, देखो 13 को पटाऊं मतलब 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, मतलब कि इसमें क्या होता है, 13वां गुणसूत्र जो होता है, जैसे 46 गुणसूत्र होते हैं तो इसमें 13वां गुणसूत्र जो होता है इफेक्टेड हो जाता है, इसी को होता है पटाउ सिंड्रोम, इसी को बोलते हैं। तो 13वां गुणसूत्र किस सिंड्रोम होता है, आपसे एग्जाम में पूछा तो पटाउ सिंड्रोम। आपसे पूछा जाए कि 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से कौन सा रोग होता है, तो पटाउ सिंड्रोम। अब ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाए पटाउ सिंड्रोम में कौन सा गुणसूत्र इफेक्टेड होता है, तो 13वां गुणसूत्र। दोनों तरह से एग्जाम में पूछ सकता है, इसे भी छाप के रखिए। चलिए आगे, डाउन सिंड्रोम आपसे पूछ लिया जाए, डाउन सिंड्रोम ये 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से होता है, ठीक है, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से मतलब इफेक्टेड से होने वाला डाउन सिंड्रोम होता है। अब एग्जाम में भी आपसे पूछा जाए डाउन सिंड्रोम में कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है, तो 21वां। अब यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से कौन सा रोग होने वाला है, तो डाउन सिंड्रोम। दोनों तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला हमारा है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र ट्राइसोमी से समाप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए 18वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सा रोग होता है, तो एडवर्ड सिंड्रोम रोग होता है, आप इसे भी ध्यान में रखिए। अब देखिए अगला हमारा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगर आपसे पूछा जाए इसमें क्या होता है, देखिए नॉर्मल अगर देखा जाए तो 44 प्लस XY गुणसूत्र होते हैं किसमें, मेल में, ठीक है, अगर नॉर्मल देखा जाए तो इतने होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 44 गुणसूत्र तो रहते ही हैं, लेकिन इसमें प्लस जो होता है एक यक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, तो हो जाते हैं 47 गुणसूत्र। कितने हो जाते हैं, 47 गुणसूत्र। तो देखिए एक यक्स अतिरिक्त तो जो गुणसूत्र आ जाता है, तो पुरुषों में तो वो महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं, तो पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं किसके, एक एक्स एक्स्ट्रा आने से। तो आपसे पूछा जाए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और उसमें क्या है, पुरुषों में महिलाओं जैसे गुण आने लगते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। अब याद रखिए, आपको केवल बस इतना याद रखना है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 46 के बजाय 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है, इतना याद रखिए। और मेल में फीमेल की जो गुण दिखने लगते हैं, इसे भी याद रखिए। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम किन्नर बोल देते हैं, ट्रांसजेंडर या छक्का बोल देते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहें, जब मेल में फीमेल जैसे गुण दिखने लगे तो इसी को हम किन्नर, ट्रांसजेंडर या छक्का बोल देते हैं।
ठीक है। आगे अब देखो टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? इसमें भी नॉर्मल देखा जाए तो 46 गुणसूत्र हैं, ठीक। 44 प्लस XX ये महिलाओं में होते हैं। यदि इसमें 44 प्लस 1 गुणसूत्र कम हो जाए तो एक गुणसूत्र कमी से 45 गुणसूत्र रह जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, महिलाओं में महिला के लक्षण कम दिखने लगते हैं, क्योंकि देखिए X इसमें डबल X है तो इसमें एक ही X रहेगा, तो जो XX होता है महिलाओं के लिए प्रदर्शित करता है, तो उसमें क्या होगा, महिलाओं के गुणसूत्र कम दिखने लगेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 45 गुणसूत्र होते हैं। और ये क्या, इससे क्या होगा, लक्षण क्या दिखेगा? तो महिलाओं के लक्षण कम दिखेंगे, मतलब ये पुरुषों की तरह दिखने लगेंगी, ठीक है। आपको याद रखना है टर्नर सिंड्रोम में 46 से कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 45। तो अगर आपको पूछा जाए टर्नर सिंड्रोम में 46 गुणसूत्र से कितना हो जाएंगे? तो 45 गुणसूत्र हो जाएंगे, इसे भी याद रखिए। अब जो आपको क्लाइनफिल्टर में बताया गया था तो उसमें 46 से 47 हो जाता है, और इसमें जो होता है टर्नर सिंड्रोम में 46 से 45 गुणसूत्र हो जाता है। देखिए इसमें एक ज़्यादा हो जाता है, इसमें एक कम हो जाता है, ठीक है। अब इसे याद करें, टर्नर एक कम, क्लाइनफिल्टर एक ज़्यादा। आगे है हमारा देखिए हीमोफीलिया रोग, ठीक है। हीमोफीलिया ये भी आनुवंशिकता से संबंधित रोग है। इसको हम शाही रोग बोलते हैं। क्यों शाही रोग बोलते हैं? क्योंकि इंग्लैंड की महारानी को पहले यह रोग हुआ था, इसलिए इसको हम शाही रोग बोलते हैं। जो इंग्लैंड की महारानी थी ब्रिटेन की, उसको वही पहले हुआ था, इसलिए हम हीमोफीलिया रोग या शाही रोग इसको बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया रोग में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, मतलब अगर आपका कहीं से भी शरीर में कहीं भी कट लग जाता है तो उससे ब्लड लगातार बहने लगता है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। और जो ब्लड क्लॉटिंग, जो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, इसलिए आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब इसको पूछा जाए वाहक कौन होता है, तो देखिए उसका वाहक जो होता है ना, इसका वाहक होता है महिला, फीमेल वाहक होती है। और रोगी कौन हो जाता है? पुरुष। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में यही पूछता है। क्या पूछता है कि हीमोफीलिया रोग में वाहक कौन होती है? तो वाहक होते हैं महिला, और लेकिन रोगी कौन बन जाता है? तो रोगी बन जाता है पुरुष, ठीक है। रोगी कौन बन जाता है? पुरुष। अब अगला है वर्णांधता, जिसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस ये क्या होता है? जेनेटिक बीमारी होती है। ये क्या होती है? जेनेटिक बीमारी होती है, जैसे माता पिता से बच्चों में जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको जो हरा रंग होता है, हरा और लाल रंग में विभेद नहीं हो पाता। क्या विभेद नहीं? मतलब हरा लाल एक ही तरह दिखने लगते हैं, इसी को हम बोलते हैं वर्णांधता या जो है कि कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। हरे और लाल में विभेद नहीं कर पाता है, जिसको ये बीमारी हो जाती है, तो ठीक है। अब ये क्या होता है? आनुवंशिक रोग होता है, ठीक है। कौन होता है? आनुवंशिक रोग होता है। आपसे पूछा जाए इसमें वाहक कौन होता है, तो वाहक महिला होती है। वाहक कौन होती है? महिला। और रोगी कौन बनता है? तो पुरुष। अब जो देखा जाए हीमोफीलिया में भी वाहक कौन होता है, तो वाहक जो फीमेल होती है, और रोगी कौन बनता है? तो पुरुष होता है, ठीक है। आगे थैलेसीमिया, अगला हमारा नेक्स्ट डिजीज है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ये रक्त संबंधी, आपसे पूछा जाए थैलेसीमिया कैसी बीमारी है, तो रक्त संबंधी बीमारी है। इसमें आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है। क्या? आरबीसी का निर्माण, मतलब कि रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, आरबीसी जो होता है, इसका निर्माण नहीं हो पाता है थैलेसीमिया में। बार बार ब्लड बाहर से देना पड़ता है। अगर आपको बार बार ब्लड बाहर से नहीं दिया जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो थैलेसीमिया रोग में आपको पता होना है रक्त संबंधी बीमारी है और आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है। इतनी बातें याद रखनी इसमें। आगे हमारा है, अब देखिए सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये भी जो है कि आरबीसी संबंधित रोग है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, इसमें आरबीसी हंसिया के आकार की हो जाती है। किसकी? हंसिया। जो आप देखते हैं ना, हंसिया जो होता है ऐसे, आप हंसिया देखे होंगे, ऐसे हो जाती है। हमारी आरबीसी गोल होती है, ठीक है। उसके बाद इसका आकार ऐसे हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जनजातीय क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उसमें अधिक सिकल सेल एनीमिया रोग पाया जाता है। इसमें क्या होती है? इसमें भी रक्त की कमी होने लगती है, ठीक है। तो आरबीसी कम हो गए, जाहिर सी बात है रक्त की कमी होने लगती है। तो आपको पता है सिकल सेल एनीमिया आरबीसी संबंधित रोग है। इसमें आरबीसी जो है कि हंसिया आकार की हो जाती है और आरबीसी की कमी होने लगती है। अब अगला है कृमि से होने वाले देखिए रोग। कृमि को बोलते हैं हम निमोटोड्स, ठीक है। कृमि से होने वाले रोग जैसे फाइलेरिया। फाइलेरिया को हम क्या बोलते हैं? हाथी पांव भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है? फाइलेरिया रोग जिसमें होता है तो उसका जो पैर होता है ना, वो हाथी के समान हो जाता है, तो इसलिए हम हाथी पांव भी बोलते हैं। तो फाइलेरिया रोग को हम हाथी पांव बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइलेरिया रोग को
और किस नाम से जानते हैं, तो हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछ लिया हाथी पाँव को किस और नाम से जानते हैं, तो फाइलेरिया के नाम से भी जानते हैं। इसे भी नोट करके लिख लीजिए। अब आपसे पूछा जाए इसमें रोग कारक कौन होता है, तो रोग कारक आपसे पूछा जाए तो बुचेरिया ब्रोंकाइटिस जो होता है कृमि, इसके कारण होता है। ठीक है, ये रोग कारक होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाथी पाँव का रोग कारक कौन है, तो बुचेरिया ब्रोंकाइटिस कृमि होता है। तो एक कृमि से होने वाला रोग है। ठीक है, आपको इसे याद करके रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब देखिए 2027 तक जो है ना, भारत 2027 तक इसको उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, मतलब भारत जो कि 2027 तक हाथी पाँव से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लक्ष्य रखा है। अब अगला हमारा है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो अंग संबंधित रोग है, जैसे आंखों में होने वाले कौन कौन से रोग हैं उसको हम देख लेते हैं। एग्जाम में पूछ देता, सीधे सीधे पूछ लेगा कि जैसे आप ट्रैकोमा आपसे पूछ लिया जाए कि किस अंग में होने वाला रोग है, तो आदमी कोई कहेगा कैंसर है, क्या है, तो ट्रैकोमा आंख संबंधित रोग है, ग्लूकोमा है। तो ये सब जो रोग है सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं किस अंग से संबंधित है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं आंख से संबंधित होने वाले रोग। ठीक है, तो आंख से संबंधित होने वाले रोग कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले रतौंधी जो है आंख में होती है। ये किससे होती है, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। कौन, रतौंधी, इसे भी नोट रखिए। अब देखिए एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष, इसमें निकट में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। आपको ऐसे याद रखना, इसका उल्टा होता है जस्ट निकट दृष्टि दोष, इसको इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। निकट में आपको उल्टा करना है, मतलब निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब कि निकट का साफ दिखाई देगा लेकिन दूर का साफ नहीं दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष में आपको बस खाली याद रखना है कि दूर का साफ नहीं दिखाई देता है, और दूर दृष्टि दोष में पास का साफ नहीं दिखाई देता है। इसका उल्टा कर देंगे, दूर दृष्टि दोष। आप सोचेंगे पढ़ेंगे इसको दूर दृष्टि दोष मतलब दूर वाली दृष्टि में दोष है, लेकिन नहीं, ये दूर वाली दृष्टि में दोष नहीं है। दूर दृष्टि का उल्टा कर देंगे, निकट दृष्टि दोष में मतलब पास वाली वस्तु की साफ दिखाई नहीं देती लेकिन दूर का साफ दिखाई देती है। अब इसे भी ध्यान से पढ़िए और एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु साफ दिखाई देती है। इसे भी नोट रखिए। अब आपसे पूछा जाता है कि कभी कभी कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो निकट होता है ना, क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में कितने अक्षर होते हैं, 3। ठीक, और अगर लेंस से पूछा जाए, लेंस कौन होता है, तो लेंस होता है कौन, अवतल। अब देखिए इसमें निकट 3 तो अवतल में 4, तो 4 3 ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मिला दीजिए, आपका हो जाएगा लेंस। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक तरफ है आपका निकट है और एक तरफ है दूर दृष्टि दूर निकट दृष्टि, एक तरफ है आपका जो कि अवतल है और आपका हो जाएगा एक उत्तल। क्या हो जाएगा, उत्तल। आप इसको समझ लीजिए, इसमें देखिए 4 अक्षर हैं और इसमें क्या है, 3 अक्षर। इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो आप देखिए अब हमेशा जो ज़्यादा है उसी को मिलान कीजिए। निकट में अवतल लेंस लगता है और दूर में देखिए 2 है और इसमें भी 3 है, तो इसमें कम है, तो कम वाले कम को मिलाइए, दूर वाले को दूर को मिलाइए। तो देखिए दूर वाले का कौन हो जाएगा, उत्तल, और निकट वाले का अवतल। इससे आप रिलेट कर पाएंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आपको याद करना, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूर दृष्टि को अंग्रेजी में हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। ठीक है, आगे है मोतियाबिंद। देखिए मोतियाबिंद में क्या होता है, बुढ़ापे में होने वाला रोग है। ये आँख की पुतली पर सफ़ेद हो जाती है, आँख की पुतली क्या सफ़ेद हो जाती है और धुंधला दिखाई देने लगता है, इसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद, मतलब पुतली का सफ़ेद हो जाना मोतियाबिंद कहलाता है, इसमें धुंधला दिखाई देने लगता है। अब देखिए एक होता है ग्लूकोमा, ये भी क्या होता है, आँख में बीमारी होती है, और ट्रैकोमा इसी के नाम को जानते हैं। ट्रैकोमा या ग्लूकोमा एक ही नाम है इसका, तो इसको हम काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। ये आँख में होने वाला रोग है, इसे भी याद रखिए। तो ग्लूकोमा ट्रैकोमा किससे संबंधित रोग है, तो आँख से संबंधित रोग है। अब आ गए थे मस्तिष्क। देखिए मस्तिष्क में होने वाले प्रमुख रोग जो होते हैं, देखिए डिमेंशिया क्या होता है, भूलने की बीमारी। अगर आपको बार बार भूलने की बीमारी है तो इसको बोलते हैं डिमेंशिया। क्या बोलते हैं, डिमेंशिया। अब यही अगर भूलने की बीमारी ज़्यादा हो जाए, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी लॉस, तो इस बीमारी को बढ़ जाना
भूलने की बीमारी को बढ़ जाना, इसे हम अल्जाइमर कहते हैं। तो अल्जाइमर क्या होता है? अगर भूलने की बीमारी ज़्यादा हो जाती है इसको हम अल्जाइमर कहते हैं, ठीक है, इसे भी याद रखिए। अब देखिए एक मिर्गी आता है, मिर्गी इसे बोलते हैं एपिलेप्सी, मिर्गी को एपिलेप्सी इंग्लिश में बोलते हैं, और बार बार दौड़ा पड़ना, शरीर बार बार हिलना, इसको हम बोलते हैं मिर्गी, ठीक है। अब देखा जाए अगला है पार्किंसन रोग। हाथ में पैर की नस मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती हैं, हाथ और पैर आपके हमेशा हिलते रहते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा किसी का जो कि हाथ जो होता है हमेशा हिलता रहता है, किसी का खड़ा रहता है तो पैर भी हमेशा हिलता रहता है, तो इसमें क्या हो जाता है? पार्किंसन जो होता है रोग हो जाता है, ठीक है, पार्किंसन रोग हो जाता है। अब इसे भी नोट करके लिख लीजिए। पार्किंसन रोग में क्या होता है? हाथ या पाँव जो मस्तिष्क तक कंट्रोल नहीं हो पाता है, बार बार हिलता रहता है। अब अन्य हमारा जो है देख लेते हैं। अब देखिए कैंसर होता है अन्य में कैंसर होता है, स्टडी ऑफ कैंसर को हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और कोशिकाओं की संख्याओं में अनियमित वृद्धि को कैंसर का कारण बताया जाता है। यदि आपके शरीर के अंदर कोशिकाओं का अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है तो उसको हम कैंसर कहते हैं। अब आगे है अगला, कैंसर को करने वाले कारक कौन होते हैं? तो उसको हम कहते हैं कार्सिनोजन। जो भी कैंसर को बढ़ाने वाले कारक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कैंसर करने वाले कारक को क्या कहते हैं, तो कार्सिनोजन कहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अब कोबाल्ट 60 जो होता है ना, कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है कैंसर के इलाज में। तो आपसे पूछा जाए कोबाल्ट 60 जो धातु है उसका यूज किस में किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का यूज हम करते हैं कैंसर के इलाज में। कैंसर के इलाज में हम कौन सा कोबाल्ट 60 का धातु का यूज करते हैं। इतनी बातें आप छाप कर रखिए। आगे चलते हैं हम। अब देखिए एक महत्वपूर्ण 2-3 रोग हैं, इसके बारे में देख लेते हैं जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। देखिए मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है, तो पारे की अधिकता के कारण। जो शरीर में अगर पारे की अधिकता हो जाती है तो पारे की अधिकता या पारे के प्रदूषण के कारण जो Hg होता है वो शरीर में अधिक मात्रा में पहुंच जाता है तो मिनीमाटा रोग हो जाता है, इसे भी याद रखिए, ठीक है। इटाई कैडमियम के प्रदूषण से होता है। इटाई किसके होता है, तो कैडमियम, शरीर में अगर कैडमियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इटाई रोग हो जाता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम, देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जब ये बीमारी होती है तो जो बच्चे होते हैं ब्लू बेबी, उनका शरीर नीला पड़ जाता है। क्या होता है, नीला पड़ जाता है, इसलिए इनको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। और नाइट्रेट की प्रदूषण से होता है, ठीक है, नाइट्रेट की कमी से, और नाइट्रेट की अधिकता से होता है, सॉरी कमी से नहीं होता है, नाइट्रेट की अधिकता से होता है। शरीर में अगर नाइट्रेट की अधिकता हो जाए तो क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो ये हमारे रहे महत्वपूर्ण जो कि रोग या डिजीज जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे बाहर कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा जितने डिजीज आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।